राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी EMRS सीरीज चल रही है 2025 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, GS एंड मैनी मोर टॉपिक्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ उसके PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि EMRS 2023 में आए थे TGT सेक्शंस में, वो सारे के सारे 1 बाय 1 हम लगाने वाले हैं, साथ साथ हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा, आपको NEP के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, साथ साथ आपको जानने का मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम पूछ सकता है और आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। देयर इज ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी, सरलता में ही सौंदर्य है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है, इसी थीम को के बेस पे जो है हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है As per NEP 2020, the assessment of education should be first be formative, second be summative only, third promote learning and development, fourth test high order skills। तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं NEP 2020 में असेसमेंट के बारे में सही कथन देते हैं। ठीक है, उससे पहले बी फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? तो फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? फॉर्मेटिव का मतलब है कंटिन्यूअस या फिर उसका डायग्नोस्टिक होना। मैं यहां लिख देता हूं, कॉन्टिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक होना। ठीक है, ये मतलब है। इसका मतलब क्या है? जहां डायग्नोस्टिक की बात होगी वहां आप समझ जाइएगा कि एक फीडबैक सिस्टम है। फीडबैक सिस्टम क्या है, क्या हेल्प करता है? वो ये हेल्प करता है, जैसे जैसे आप जो है खुद का फीडबैक लेते हैं वैसे वैसे आपको अपने वीक एरियाज और स्ट्रेंथ दोनों पता चलती रहती हैं, जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही बात है, NEP 2020 ने इस पर फोकस किया है, ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन है बी समेटिव ओनली लिखा है यहाँ पे, तो पहली बात तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, समेटिव का मतलब क्या है? देखो, जो NEP 2020 है वो प्योरली डिस्करेज करती है समेटिव टेस्टिंग को, क्योंकि समेटिव टेस्टिंग जो होती है ना, अब ये शब्द जो है वो समरी से लिया गया है, समझ रहे हो? तो ये लिमिट करती है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को। क्यों? क्योंकि ये प्रमोट करती है आपकी रोट एजुकेशन को, यानी कि रट्टा मारो आगे बढ़ो, वो वाली जो पॉलिसी है उसको समेटिव टीचिंग जो है प्रमोट करती है। रोट लर्निंग या फिर क्रैमिंग बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, उसको प्रमोट करती है। और NEP 2020 जो है आपको पता है रोट लर्निंग को डिस्करेज करती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका यहां पे गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया तो ये वाला ऑप्शन आपका पहले से गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी NEP जो है इस पर फोकस करती है कि लर्निंग को प्रमोट करना है, बच्चों की ग्रोथ मेंटली, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, तीनों सेक्टर्स में जो है बच्चों की ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, ये NEP 2020 का एम है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन देखिए। फोर्थ ऑप्शन क्या है? टेस्ट हाई ऑर्डर स्किल्स। अब ये हाई ऑर्डर स्किल्स क्या होती हैं आप ये समझिए। हाई ऑर्डर स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और पहली बात होती क्या है, जैसे कि आपकी मान लो एनालिसिस होगी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, है ना, थिंकिंग मान लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मान लो, ठीक है, और क्रिएटिविटी मान लो। ये सब क्या है? ये आपकी हाई ऑर्डर स्किल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट नहीं आती, बट उनको लाया जाता है एक बच्चे के अंदर, डेवलप करवाया जाता है। ठीक है, तो उसको ये टेस्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ आएंगे। आगे हम थोड़ा सा जो है
इसको एक बार NEP 2020 को जो है हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या बोलता है। ठीक है, क्योंकि अर्ली एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन मैं हायर एजुकेशन के बारे में एक चीज़ आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि ये जो है हॉलिस्टिक एजुकेशन को प्रमोट करती है, जहाँ पे बच्चों को डेवलप करना सिखाया जाता है, वहाँ पे बच्चों की स्किल्स डेवलप की जाती है। सेकेंड आप देखिए, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो हर बच्चा जो है आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान, बच्चा मैं नहीं बोलता, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, बट वही है कि उसको गाइडेंस नहीं मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। अगर हम एक गाइडेंस सिस्टम स्टैब्लिश कर देते हैं जहाँ पे बच्चों को सपोर्ट दिया जाता है, ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे बच्चों की जो है लर्निंग वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो मतलब कि वो बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेगा। तो यही NEP 2020 का एम भी है। थर्ड आप देखिए, मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी। ये फैकल्टी की बात कर रहे हैं, टीचर्स की बात कर रहे हैं कि टीचर्स जो हैं वो मतलब अगर देखो जैसे आपके मतलब कि वो बोलते नहीं है कि जैसे आपके गुरु रहेगा वैसा शिष्य होता है, तो वो सेम चीज़ इस पर लागू होती है। ठीक है, अगर आपका जो टीचर है, ठीक है, अगर वो मतलब कि लेज़ी है तो उसके बच्चे भी लेज़ी, जो जिनको पढ़ाएगा वो उनके अंदर भी लेजीनेस डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए जो NEP 2020 है वो मोटिवेटेड, एनर्जेटिक बोल लो या एनर्जाइज्ड बोल लो, एंड कैपेबल फैकल्टी रखता है। साथ साथ टीचर्स की जो ऐसा नहीं है किसी को टीचर बना दिया, प्रॉपर क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। ठीक है, फोर्थ देख लीजिए, वोकेशनल एजुकेशन पे खासकर ध्यान दिया जा रहा है, यही इसका जो है प्लस पॉइंट है आप कह लीजिए। पहले की जो NEP थी, पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 से पहले, जितनी भी 3-4 हम जो डिस्कस करते हैं छोटी मोटी, उन सब में जो है वोकेशनल एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो कि NEP 2020 में देखने को मिलता है। और ये जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इस तरह से समझिए, प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च, ठीक है, ये एनालिसिस सेक्टर में आ जाएगा, है ना, कि हम वो भी प्रमोट कर रहे हैं। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप क्वालिटीज, ताकि जो यूथ है वो लीड कर सके, ठीक है, ना कि वो कंफ्यूज रहे कि उसको करना ही क्या है, उसकी मतलब पूरी लाइफ जो है इसी में निकल जाए कि उसको करना क्या है। क्योंकि क्या होता है एक्चुअल में, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जो बच्चों को सिखाया जाता है और जो इंडस्ट्रियल एरियाज में जो एक्चुअल में लाइफ में चाहिए, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब बच्चा 12th के बाद निकलता है वो फिर भी 0 पे ही होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए NEP 2020 जो है वो उसने बहुत सारे रेगुलेशंस किए हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगला ऑप्शन भी वही सेम बता रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग रेगुलेटरी सिस्टम। साथ साथ प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर, इस पे भी ध्यान दिया गया है। और टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT बोलते हैं, उसका भी यूज़ किया गया है टीचिंग्स में और लर्नर सेंटर अप्रोच में भी। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखा गया, ये सब चीज़ें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंसिडर की गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि मैं एक ब्रॉडर जो है जो है ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले आपको कुछ चीज़ समझनी है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया, जो भी बताया गया समेटेटिव ओनली पे हमने फोकस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि NEP 2020 जो है रोट लर्निंग को डिस्करेज करती है, वो नहीं बोलती है कि आप रट्टा मार के जो है बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, ये चीज़ आती है। सेकेंड पॉइंट, NEP 2020 जो है फोकसेस रिफॉर्मिंग असेसमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, असेसमेंट प्रैक्टिसेस जो रिफॉर्म ला सकती हैं उन पे फोकस करती है, टू मेक देम मोर हॉलिस्टिक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड लर्नर सेंटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड चीज़ कि इट फोकस ऑन प्रोमोटिंग कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंटिन्यूस लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेटिव टेस्टिंग या फॉर्मेटेटिव असेसमेंट। तो ये उस पर ध्यान देती है। साथ साथ ये हाई ऑर्डर स्किल्स पे भी फोकस करती है बच्चों के। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले क्वेश्चंस के द्वारा पता चलनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए,
तभी जो है हम धीरे धीरे है NEP को जो है समझ पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। As per NEP 2020, what percentage of GDP, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं GDP, इज रिकमेंडेड टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो GDP का, पूरी भारत के GDP का कितना प्रतिशत भाग जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा, ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग कितना है ये आपसे पूछा गया है। 4%, 6%, 10% या 2%। ठीक है, तो आपको यहां पे समझना है, ये मैं आपको परसेंटेज तो बता दूंगा, इसका आंसर 6% है। ये आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो उसको याद कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है खासकर पूछी जाती है। ठीक है, ये चीज होगी। सेकंड चीज क्या है, देखो जो NEP 2020 है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, वो ट्रांसफॉर्म करना चाहती है इंडियन के एजुकेशन सिस्टम को। ये चीज आपको समझनी है कि पहला का जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा बहुत ही ठोस था, फ्लेक्सिबल नहीं था। तो उस चीज को जो है मद्देनजर रखते हुए इस बार का जो है NEP 2020 जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हम उस पुराने एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, जिससे हमारा यूथ जो है वो मतलब देश को संभाले, देश जो है वो केपेबल हाथों में जाए। ठीक है, तो और अगर मैं इसको मोर एक्सप्रेसिव वे में बोलूं तो NEP 2022 है किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगी, तो टू मेक इट मोर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी ड्रिवन। क्वालिटी पे फोकस है, ना कि क्वांटिटी पे फोकस है। तो ये चीज जो है NEP 2020 की खास बात है, याद रखना, ये शब्द याद रखना, इक्विटेबल। ठीक है, कैसे मतलब कि ट्रांसफॉर्म कैसे कर रही है, इक्विटेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड क्वालिटी ड्रिवन एजुकेशन के बेसिस पे। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच एज ग्रुप डज द NEP 2020 टारगेट फॉर ECE 0 से 3 ईयर्स, 6 से 14 ईयर्स, 10 से 16 ईयर्स या 3 से 6 ईयर्स। अब ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं कि ये ECE क्या है। पहली बात इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये है क्या, देखो NEP 2020 जो है वो ऐसा मान लो कि एक पैकेज है, उसके अंदर छोटे छोटे जो है सब पैकेजेस हैं, उन्हीं का उसी एक सब पैकेज में, उसी एक सब मतलब बहुत सारी स्टेजेस में एक स्टेज है ECE। ठीक है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। इट इज अ क्रिटिकल स्टेज इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अब आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि देखो ये जो है फाउंडेशन पे फोकस करती है। जब बच्चा जो है 3 से 6 साल का होगा, है ना, 3 से 6 साल का होगा, जो प्री प्राइमरी हम जिसे बोलते हैं, प्री प्राइमरी, या फिर मैं आपको बोल दूं आंगनवाड़ी, जो आपने देखा सुना होगा, आंगनवाड़ी स्टेज जो है वो स्टेज प्री प्राइमरी स्टेज होती है 3 से 6 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, जिसमें UKG LKG सब जो आते हैं ये आते हैं, और 1 2 2 क्लास ये भी इंक्लूडेड है। तो ECE जो है वो ये 3 से 6 साल के बच्चों पे फोकस करती है। वो फोकस करती है कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ पे। फोकस ऑन कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ पे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, मॉरल वैल्यूज डाली जाएंगी, तो वो बच्चा जो है सही दिशा में जाएगा। वही ECE का जो है एम है। और यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस आर एंगेज्ड इन प्ले बेस्ड, खेल में सिखाया जाता है। एक्टिविटी ओरिएंटेड मैं समझाऊंगा अभी आपको मतलब सारे, एंड एक्सपीरियंस लर्निंग।
एक्सपीरियंशियल लर्निंग का आप सिंपल सा मतलब समझो कि जो लर्निंग करते हुए समझाया जाए, मतलब कुछ करके करके समझाया जाए, उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग समझाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड मतलब कि मान लो आपको एक बच्चे को पजल दे दिया है ना, उसको बोला कि भैया ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, आप इसका घर बनाओ, है ना, तो वो बच्चा धीरे धीरे सीखेगा, समझ रहे हो, मतलब करके सीखेगा। प्ले बेस्ड मतलब कि फिसल पट्टी पे सिखा रहे हैं उसको कि ये है, ऐसा है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है, ये हाथ में सेब पकड़ाया, ऑरेंज पकड़ाया, बोला कि ये सेब है, ये ऑरेंज है, समझ रहे हो। इस तरह से उसी को हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, जहाँ पे करके लर्निंग बाय डूइंग सिखाया जाता है, ठीक है। और एनईपी 2020 में जो 0 से 3 ईयर दे रखे हैं, ये इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ये बेसिकली इन्फेंसी या फिर हम टॉडलर हुड जो बोलते हैं वो है बेसिकली ये, ठीक है, जहां बच्चा जो है इतना केपेबल नहीं होता कि वो चल भी सके, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, ये आप ऐसे समझ लो, टॉडलर हुड, ठीक है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं ECC के बारे में, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन of 3 से 6 years access to free safe high quality ECC at आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका। बाल वाटिका ये नाम भी अभी अभी आया है और NEP 2020 में ही इसको प्री स्कूल को बाल वाटिका में कन्वर्ट करने को बोला गया है, जहां पे बच्चे जो है खेल खेल में सीखेंगे, ठीक है। आपको पता है, देखो अब मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, आधे बच्चे रोते हैं, आधे बच्चे हंसते हैं, लेकिन अगर वो अपनी एज के बच्चे देखेंगे, अपनी एज का बच्चा देखेंगे कि भाई वो जो है ए लिख रहा है, तो बाकी बच्चे भी हैं उसी को देख के वो भी सीखने लग जाएंगे। तो बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप जो है खेल खेल में सिखाएं बच्चों को, बच्चों की जो है मेंटल ग्रोथ करें, उनको इस केपेबल बनाएं कि वो आगे जो है फर्दर अपर प्राइमरी में फाउंडेशन स्टेज में आगे प्रवेश कर जाए, ये चीज़ है, ठीक है। अब ये जो है 3 से 8 जो एज ग्रुप है उसको दो उसमें पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक 3 से 6 वाले जो हैं वो ECC उनको ध्यान देगा, और 6 से 8 जो है, जो क्लास 1 और 2 है, वो प्राइमरी स्कूल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो 3 से 6 साल के एज के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी, ये वाले जो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका, और 6 से 8 साल के बच्चे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल यानी फर्स्ट सेकंड में उन पर ध्यान दिया जाएगा। ये उनका करिकुलम होगा, लर्निंग करिकुलम, ठीक है। ये चीज़। थर्ड चीज़, ये जो सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल है, मल्टी लेवल है, प्ले बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। ये बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी, लर्निंग पावर को इनहेंस करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। और 5 साल से पहले जो है बच्चे को प्रिपरेटरी क्लास में मूव किया जाएगा। अभी प्रिपरेटरी क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, हमने देखेंगे आगे, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिसको हम बाल वाटिका भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ECC जो है, ये किसके द्वारा ये सोचा गया है, कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो यहाँ पे आप इसको जो है हाईलाइट कर लेंगे। इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ HRD, वर्ल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको WCD भी बोलते हैं, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको HFW बोलते हैं, एंड ट्राइबल अफेयर्स। इन चारों के द्वारा जो है ये जॉइंटली ऑपरेशन किया गया है या फिर जॉइंटली इम्प्लीमेंटेशन किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। ओके, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। थोड़ा और आगे समझते हैं, तो आपको मैं यहाँ पर फ्रेमवर्क समझाता हूँ, ठीक है। ECC का जो फ्रेमवर्क है उसका सबसे पहला कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, जो कि किसके द्वारा, NCERT के द्वारा डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ये जो नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क है ये अलाइंड होगा लेटेस्ट रिसर्च ऑन ECC पे, ठीक है, और साथ साथ इसका नेशनल और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। उसके बाद इस फेज में क्या सिखाया जाएगा, ये मतलब किससे कंप्राइज होगा, तो याद रखना है इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ मल्टी फेसेटेड
फ्रेमवर्क होगा, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग, कलर, शेप्स, इंडोर एंड आउटडोर प्ले, पजल, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, अदर विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट्री, म्यूजिक एंड मूवमेंट। आप देख सकते हैं कि हमने जो है कितना कुछ इंक्लूड किया है NEP 2020 ने ECCE फ्रेमवर्क में। तो मतलब क्या है, बच्चों को ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में है, बच्चे के मतलब ऊपर है कि बच्चा जो है किस फील्ड में जाना चाहता है और उसके पास वो ऑप्शन रहे। वो ऑप्शन क्रिएट करने के लिए जो है हमने NEP 2020 ने ECCE का एक स्टेज क्रिएट किया है। साथ साथ एक स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल भी स्टैब्लिश किया गया है या इम्प्लीमेंट किया गया है, जहां पे 3 महीने का ये होगा, जहां पे बच्चों को जो है फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को, ओनली ग्रेड 1 के बच्चों को जो है सिखाया जाएगा। 3 महीने का होगा और फर्स्ट क्लास के बच्चों को ये स्कीम उनके लिए है, जहां पे उनको सिखाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे वहां पर उनको सिखाया जाएगा, ठीक है। क्या है इसका नाम? स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, जिससे बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए, यानी कि जो प्री स्कूल्स हैं उनके बच्चे जो हैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में जाने के लिए मतलब रेडी टू गो हो जाएं, सेट हो जाएं, वो उनका माइंड फिजिकली, वो मेंटली, इमोशनली जो है वो स्ट्रांग हो जाएं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है ना। बच्चों पर जब जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चे जो हैं फिर वो फर्स्ट क्लास में जाने पे भी रोने लग जाते हैं, उनका किसी में मन नहीं लगता है, वो उनको लगता है कि बस हमें छुट्टी दे दो कुछ भी करके। तो वो चीज़ क्या है, वो लैक ऑफ लर्निंग लैक ऑफ लर्निंग आप जैसे बोलेंगे, ठीक है। तो लैक ऑफ एंगेजमेंट जैसे बोलेंगे, मोरल वैल्यूज, इमोशनली स्टेबिलिटी वो उनके अंदर नहीं है। उस चीज को जो है पहले डेवलप किया जाएगा, है ना। और फिर ग्रेड 1 में ये स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल आएगा जो 3 मंथ के बच्चों को जो है और सेट करेगा आगे फर्दर के लिए। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? NCERT के द्वारा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ओके। और थोड़ा सा हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि बच्चों के अंदर जो है इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या एडवांटेज है इसकी, ये आपको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करने का ये एम रखा गया है। लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आजकल जो बच्चे जो हैं वो इतना प्रेशर क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि भाई हमको इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। तो वो सब जो है क्यूरियोसिटी नहीं है, मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन मतलब कि ध्यान ही नहीं है, दिमाग कहीं और है। क्यों? क्योंकि उसमें मन ही नहीं लग रहा, है ना। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, कुछ ना कुछ नए जानने की इच्छा होगी, कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा होगी, ठीक है, तो तब आपकी जो पढ़ाई है वो मजेदार लगेगी और आपका और मन लगेगा। तो वो सब जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डेवलप किया जाएगा बच्चों के अंदर। आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक, क्यों? क्योंकि ये रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये तीनों चीज़ें, आपने फील भी करी होंगी। रिलेशनशिप विद नेचर, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कलर्स, शेप्स, अल्फ़ाबेट एंड नंबर पे भी फोकस है। आपको पता है जो हमारे विजुअल चीज़ें होती हैं, जैसे हम जो मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, वो हमें दिमाग में ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। तो वो अर्ली स्टेज से ही हम जो टीचर्स हैं वो उस पर बच्चों पे फोकस करेंगे। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मतलब कि सबके साथ सबका विकास जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन का। तो वो भी स्टार्टिंग से, लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो स्टार्टिंग से बच्चे के अंदर डेवलप करवाई जाएंगी, वो चीज़ है। प्ले बेस्ड होगा तो बच्चों को मन लगेगा, एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, ऑब्जर्वेशंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, एक्सपेरिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनको समझाया जाएगा कि भैया बड़ों का जो है आदर करना चाहिए, समझ रहे हो। ये सब जो है ये मॉरल वैल्यूज़ हैं। ये बच्चा जो है पैदा होते ही नहीं सीखता है, या तो उसके टीचर्स, या तो उसके गुरु जो होते हैं, या उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो उसके पहले गुरु होते हैं, उनको देखते देखते वो सीखता है। तो वो चीज़ भी डेवलप की जाएंगी। सेल्फ आइडेंटिटी यानी कि पर्सनालिटी आपकी जो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। एथिक, बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के एडवांटेज बोल लो या फिर एम बोल लो, या वो एरियाज बोल लो जहाँ पे फोकस किया जाएगा।
तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ECCE के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है इन NEP 2020 ECCE जो है उसका फुल फॉर्म क्या है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये TGT साइंस में पूछा गया था क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सीधा जो है आपसे वो पूछ लिया, क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म ही पूछ लिया है। ठीक है, और कौन से ग्रुप के बच्चों के लिए है तो याद रखना 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, और जिसमें जो है 3 से 6 साल में आपकी जो प्री स्कूल्स हैं वो भी आ जाएंगे, साथ साथ आपके प्राइमरी स्कूल भी फर्स्ट सेकंड क्लास भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, और इसका एम क्या है वो भी मैं आपको बता दिया है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, दिस इंश्योर्स दैट चिल्ड्रन आर स्कूल रेडी। ठीक है, एंड एबल टू एंगेज मीनिंगफुली इन फाउंडेशन स्टेज या फिर फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, एंगेज मीनिंगफुली का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा, मतलब कि अगर ये क्लास में देख रहे होंगे बच्चे तो वो उनको पता होगा कि वो कितने इंट्रोवर्ट है। मतलब कि कोई अगर जैसे सपोज वो किसी मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग अनजान हैं, तो मतलब बहुत से बच्चों के अंदर जो है ये दम ही नहीं होगा कि भाई वो किसी से जाके बात कर ले, वो अंदर से इतना शाई फील करेंगे। समझ रहे हो, तो ये आप तो बड़े हो गए हो अभी फील करो, लेकिन स्टार्टिंग से ही है ना, स्टार्टिंग से ही आप उस तरह के रहे हो। समझ रहे हो, तो वो मतलब कि आप एंगेज नहीं कर पाते, आप पहला स्टेप नहीं ले पाते, बातचीत करने में भी नहीं ले पाते। तो दैट इज द फोकस ऑफ ECCE कि बच्चों को जो है एंगेज किया जाए, उनको सिखाया जाए कन्वर्सेशन कैसे करनी है। समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। और ECCE जो है वो बोथ हेल्थ एंड एजुकेशनल इंटरवेंशन पे फोकस करता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे आते हैं। According to NEP 2020, the aim of new 5+3+3 curriculum and pedagogical structure is to, आपको पता है जो पुराना उससे पहले जो चलता था पॉलिसी में वो 10+2 का चलता था स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हटा करके NEP 2020 ने 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लेके आया है, जहाँ पे जो प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी स्कूल्स होंगे वो 5 है, मतलब 5 ईयर्स तक, कहने का मतलब 3 से 6 साल तक। ठीक, ये फाउंडेशन 1 में आते हैं और ये फाउंडेशन 2 में आते हैं 6 से 8 साल तक, और 3 से 8 साल तक इसको आप कह लो फाउंडेशन स्टेज, ये वाली जो स्टेज है। ठीक है, ये आपका पहला 5 ईयर्स है, फिर उसके बाद 3 ईयर्स जो स्टेज 2 है, फिर 3 ईयर्स जो स्टेज 3 है, और फिर 4 ईयर्स जो स्टेज 4 है। ठीक है, तो 5 ईयर्स जो है, 5 जो स्टेज 1 है वो दो फाउंडेशन में, 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एक फाउंडेशन 1 एक फाउंडेशन 2। पहली वाली जो है 3 से 6 साल वो आंगनवाड़ी प्री स्कूल या बाल वाटिका है, और फाउंडेशन 2 जो है जो हमारी प्राइमरी स्कूल्स हैं जो क्लास 1 और क्लास 2 को इंक्लूड करते हैं, वो उसमें एज 6 to 8 है। फिर आते हैं आपके स्टेज 2 पे, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें क्लास 3 से 5वीं क्लास के बच्चे इंक्लूडेड होंगे और एज 8 से 11 इंक्लूडेड होगी। फिर उसके बाद स्टेज 3 आती है आपकी मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 to 8 है और एज 11 to 14 है। ठीक है, और फिर सबसे ऊपर है 4 ईयर्स वाली स्टेज 4, जिसमें क्लास 9, 10, 11, 12 इंक्लूडेड है, और बच्चे एज फ्रॉम 14 to 18 इंक्लूडेड है। इस स्टेज को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज या सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये NEP 2020 का नया स्ट्रक्चर है, करिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, एम क्या है। टू प्रमोट रोट लर्निंग, रट्टा मारने को मतलब प्रमोट करना। तो मैंने बताया कि NEP 2020 जो है रट्टे मारने को डिस्करेज करती है। ठीक है, एंश्योर अ फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। NEP 2020 जो है वो फ्लेक्सिबल लर्निंग को प्रमोट करती है। ठीक है,
और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जैसे हम NEP 2020 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, या फिर मैं यहीं भी बता दूंगा, चलो मैं यहीं भी बता दूंगा, उसके आगे हम देखते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जाम एंड असेसमेंट। देखो, एग्जाम बढ़ाने से, असेसमेंट बढ़ाने से जो है बच्चों का लर्निंग नहीं बढ़ती है, तो यही चीज NEP ने समझी है और NEP ने जो है रिकमेंड किया है टू रिड्यूस हाई स्टेक एग्जाम्स। ज्यादा एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, स्टेक एग्जाम्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सिंप्लीफाई द एजुकेशन सिस्टम। देखो, NEP 2020 का जो है वो रिफॉर्म लेके आई है, उसका फोकस जो है वो एजुकेशन सिस्टम को सिंपल करने का नहीं है, उसका फोकस है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट अप्रोच जो है लर्निंग की, उस पर फोकस है, जो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी मैं अप्रोच में आपको बता देता हूं। ये अप्रोच जो है ये बेसिकली हॉलिस्टिक जो लर्निंग है उसको प्रमोट करती है। बच्चों के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना, और क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिविटी जो है, साथ साथ एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है बच्चों को गाइड करती है। ठीक है, और गाइड क्या, देखो बच्चा जो है जब तक डिसिप्लिन में नहीं होगा, जब तक ये क्या बोलते हैं कंटिन्यूस नहीं होगा, तो वो चीज़ जो है वो बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता। आप 5 महीने स्कूल जाओ, 6 महीने स्कूल ना जाओ, तो कैसे सीखोगे आप, समझ रहे हो? तो वो चीज़ जो है वो सब जो है ये सब NEP 2020 का फोकस है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, और ये इसके स्ट्रक्चर है, जो भी आपको ध्यान रखना है कौन से स्टेज में क्या है, ये चीज़ भी आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट व्हाट ग्रेड्स आर प्रपोज्ड फॉर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में कौन सी क्लासेस आती हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने अभी आप ये स्ट्रक्चर देखे हैं, आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं सेकेंडरी में कौन कौन सी क्लास आ रही हैं, 9, 10, 11, 12 आ रही है कि नहीं आ रही, तो कौन सी आ जाएंगी, 9, 10, 11, 12। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो ये है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन की क्लासेस, ग्रेड्स। अब अच्छा, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ सेकेंडरी एजुकेशन का, उसके बाद जो है हम लास्ट में जब जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं NEP के हर एक स्टेज को जो है कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पता है 5-3-3-4 हमारी जो पॉलिसी है उसमें पहला जो है फाउंडेशन है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है ना, लास्ट जो है सेकेंडरी स्टेज है। अब सेकेंडरी स्टेज के बाद बच्चा जो है वो फ्री हो जाता है, उसका जो है स्कूल खत्म हो जाता है, वो कॉलेज वगैरह हायर एजुकेशन पे ध्यान देने लगता है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी स्टेज में उन्होंने ऐसा क्या किया है, NEP ने क्या ऐसा रिफॉर्म लाया है जिससे बच्चा जो है सही डायरेक्शन में जाए। तो सेकेंडरी में उन्होंने बच्चों को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, वोकेशनल ट्रेनिंग जो मैंने आपको एक शब्द बताया था उस पर फोकस किया गया, ट्रेनिंग। ठीक है, लाइफ स्किल्स पे फोकस किया गया कि जो रियल टाइम स्किल्स हैं जो बच्चों को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, है ना, बच्चों को समझाया जाएगा कि किस तरह से जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस, कंसिस्टेंसी, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। साथ साथ क्रिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग आप बोल लो, ये क्रिएटिविटी, इन सब पे जो है फोकस किया गया है सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों पे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो है सेकेंडरी एजुकेशन में सिखाया गया है, ताकि जब बच्चा 12th क्लास पास करके आगे निकले तो वो जो है पॉजिटिव फील करे, विथ कॉन्फिडेंस फील करे, लो फील नहीं करे, लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए वो सबको सॉल्व करने की ताकत रखे। ठीक है, ये सब जो है NEP 2020 के अंदर कंसीडर किया गया है। ठीक है, ओके, और ये आप देख सकते हैं, ये स्टेज जो है जिनको हमने डिस्कस किया है आप देख सकते हैं, है ना।
फाउंडेशन स्टेज में 5 साल का है, जिसमें हम मल्टी लेवल एंड प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देते हैं। और ये 5 साल जो है 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एक 3 ईयर्स जिसको हम फाउंडेशन 1 बोलते हैं, और एक सेकंड 2 ईयर्स जिसको हम फाउंडेशन 2 बोलते हैं। फाउंडेशन 1 में आंगनवाड़ी, प्री स्कूल्स, बाल बालिका आएंगे जो कि एज 3 से 6 साल तक के लिए हैं। 2 ईयर्स वाले में फाउंडेशन 2 में क्लास 1-2 आएगी, जिसमें एज 6 से 8 है। फिर आती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पे प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग पे फोकस किया गया है। 3 साल का है ये, क्लास 3 से 5 तक और एज 8 से 11 तक। उसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं तब आती है हमारी मिडिल स्टेज, ठीक है, जहाँ पे 6 से 8 साल के बच्चों पे ध्यान दिया गया है, जो कि क्लास 6 to 8 एज जो है उनकी 11 से 14 होगी उस समय, और क्लास 6 to 8 जो है बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा। वहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी, लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे जो है आपने देखा होगा बच्चों को जो है केमिस्ट्री लैब में ले जाया जाता है, वहाँ पे उनको दिखाया जाता है, लिथमस पेपर टेस्ट होता है, कितना कुछ हम स्टार्च वगैरह टेस्ट करते हैं, है ना। ये सब क्या है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, करके सीखना। इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ सब में सिखाया जाएगा। फिर जो लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। क्लास 9 to 12 है इसमें, और एज 14 to 18 इंक्लूडेड है। तो ये 12 साल हैं आपके स्कूल के, जिसको हम NEP 2020 ने 5-3+3+4 इस स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि टीचिंग जो है वो और बेहतर हो सके, ठीक है। और याद रखना फाउंडेशन 1 में बाल वाटिका का इस बार NEP 2020 में एडिशन किया गया, पहले नहीं थे, अब बाल वाटिका स्कूल्स जो हैं वो बनने शुरू हुए हैं, ठीक है, जिसको हम प्ले स्कूल्स भी बोलते हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स वगैरह बोलते हैं ना, वो सेम चीज है। ओके, आगे आते हैं। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी, जिसने NEP 2020 को रिकमेंड किया है, उसके चेयरमैन कौन थे? के कस्तूरी रंजन, प्रोफेसर मंजुल भार्गव, MK श्रीधर, वसुधा कामत। तो आपको पता है उस कमेटी का नाम भी इन्हीं के नाम पे था, कस्तूरी रंजन कमेटी हम उसको बोलते हैं, और ये थी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के ऊपर, ठीक है, उन्होंने इसको लीड किया था, इसलिए जो इस कमेटी का नाम है जिसने NEP 2020 का रिकमेंडेशन किया, उसको हम बोलते हैं कस्तूरी रंजन कमेटी। ओके, याद रखना ये। और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कस्तूरी रंजन कमेटी के बारे में। तो ठीक है, इट वॉज ड्राफ्ट अंडर प्रिपरेशन बाय अ पैनल लेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन, ठीक है। इसने जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो फाइनल सबमिट कब की थी? अक्टूबर 31, 2018 में इसने जो है फाइनली ड्राफ्ट सबमिट किया था, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी कौन थे? तो याद रखना है TSR सुब्रमण्यम थे, ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसने जो है 1992 की जो पॉलिसी है उसको रिवाइज किया था, एंड 1986 की पॉलिसी को, दोनों को जो है इसमें पॉलिसी इसने ऐड करी थी, ठीक है। ओके, अब इस कमिटी का मेन फोकस क्या था, मतलब मेन रिकमेंडेशन क्या था? तो याद रखना, ओवरलैपिंग रेगुलेशंस एंड मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सेकंड, गर्ल एजुकेशन एंड स्ट्रेंथिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनको फोकस करना, और साथ साथ गर्ल की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। आपको पता है कि मतलब क्या हालात हैं, कई गांव में जो है लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी रोक है, तो ये हालात है, तो इस सब पर फोकस किया गया, इक्वल मतलब सबको जो है इक्वली ट्रीट किया गया। साथ साथ ट्रेडिशनल नॉलेज पे भी फोकस किया गया, संस्कृत, हिंदी, वैदिक स्टडीज और एंशियंट नॉलेज सिस्टम पे भी फोकस किया गया, जिसकी योगा और आयुर्वेदा, इन पे भी ध्यान दिया गया।
और साथ साथ पढ़ाई के अलावा लैंग्वेज, स्पोर्ट्स और मैथमेटिक्स को, इन तीनों पे फोकस किया गया कि ये भी जो है बच्चों के लिए एक करियर बन सकते हैं। ठीक है, और स्कूल के करिकुलम को रैशनलाइज किया गया जिससे जो है बच्चों के ऊपर जो है बर्डन कम फील हो। ठीक है, अभी कैसे किया गया ये मैं धीरे धीरे जो है हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ कुछ चीजें जो है रिवाइज करवाते चलूंगा, बताता चलूंगा किस तरह से जो है एनईपी 2020 ने एक वाइडर रोल प्ले किया। ओके, आगे चलेंगे। Which age group of children was suggested for foundation schools? तो फाउंडेशन स्कूल का पूछा गया, फाउंडेशन स्टेज इन स्कूल एजुकेशन। तो फाउंडेशन स्टेज जो है वो कितने कितने से कितने साल बच्चों के लिए, तो आपको याद है 3 से 8 साल बच्चों के लिए। और ये जो है 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एक को हम फाउंडेशन 1 बोलते हैं, एक को हम फाउंडेशन 2 बोलते हैं। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए जो है फाउंडेशन 1 है जिसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका आ जाएंगी। ठीक है, और फिर 6 से 8 साल के बच्चों के लिए फाउंडेशन 2 है जिसमें आपके प्राइमरी स्कूल आ जाएंगे, क्लास 1-2 वाले। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली फाउंडेशन स्टेज है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, थोड़ा सा और एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ बीच बीच में जिससे आपको जो है याद बनी रहे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एनईपी 2020 लेके आई गई थी। ठीक है, और कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है। नो मोर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। और जैसे कि हमने देखा कि 5+3+3 4 का जो स्ट्रक्चर है वो लाया गया, 10+2 मॉडल को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, जिसकी स्टेजेस के नाम है 5 वाले को फाउंडेशन, 3 वाले को प्रिपरेटरी, फिर 3 वाले को मिडिल और फिर लास्ट वाले को 4 वाले को सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, और जो रिपोर्ट कार्ड्स होंगे हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए जिससे जो है बच्चे जो है अपनी ग्रोथ देख सकेंगे, वो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के द्वारा जो है रिव्यू किए जाएंगे। बच्चों पता चलेगा कि मतलब कि बच्चा का जो है कौन सा वीकर सेक्शन है, कौन सा स्ट्रांग एरिया है, जो वीकर होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ पहले क्या होता था आपको पता है, साइंस स्ट्रीम पे ज़्यादा फोकस किया था। अगर बच्चे के 80% से ऊपर नंबर आए तो मतलब घर वाले खुश ये मानते थे कि हम बच्चों को अपने साइंस स्ट्रीम में ही डालेंगे। इसका मतलब क्या है, हम आर्ट्स और कॉमर्स को जो है कम मानते थे। यहाँ पे जो है साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कॉमर्स चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है कि चारों जो हैं बराबर हैं, चारों से आप करियर बना सकते हैं। साथ साथ जो रीजनल टंग है, जो रीजनल मदर टंग है, जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स हैं वहां पे तेलुगु एक सब्जेक्ट होगा, समझ रहे हो। और वहां पे स्टडी मटेरियल भी उसी तरह से लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा टिल क्लास 5। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, और एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसको कंडक्ट कराएगी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या फिर यूपी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है, यूपी की यूनिवर्सिटी है, इनका अपना अलग एग्जाम है। डीयू में एडमिशन लेना है तो उसको आप उसका एंट्रेंस एग्जाम दो, यूडीयू में एडमिशन लेना है उसका अपना एग्जाम है, यूपी का अलग एग्जाम है। इन सबको हटा दिया गया, बोला गया कि एक ही एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी उसको कंडक्ट कराएगी और सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये बाध्य होगा। ठीक है, और टॉप 100 यूनिवर्सिटीज विल बी गिवन द सेम प्रिविलेज एज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी को सेम प्रिविलेज मिलेगा। और एक एग्जिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। अब ये एग्जिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में 4 साल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साल होते थे। अब मान लो पहले क्या होता था कि मान लो बच्चे ने पहले साल किया, दूसरे साल में जो है बच्चा ड्रॉप कर गया, उसको बीटेक नहीं करना, दूसरे साल में वो बाहर निकल गया, तो उसको बीटेक की डिग्री नहीं मिलती थी। अब जो है भाई सर्टिफिकेट और जो है ड्रॉप आउट डिग्रीज वो मिलेंगी। बच्चे ने अगर 1 साल किया है तो उसको 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट या 1 साल की डिग्री कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, जिससे उसकी 1 साल की जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिट पॉइंट।
जो कि NEP 2020 का एक बहुत ही अच्छा कदम मैं बोलूँगा इसको, समझ रहे हो? क्योंकि बच्चे देखो क्या होता है एक्चुअली में, जैसे बीटेक कोई इंसान कर रहा है, मान लो उसने 3 साल किया, चौथे साल में ड्रॉप ले लिया, 1 साल बचा था लेकिन उसने ड्रॉप ले लिया, तो उसकी 3 साल की मेहनत जो है वो बेकार होगी कि नहीं होगी? उसको कभी ना कभी तो मन में, इसके पेरेंट्स के मन में ये सवाल आएगा कि 3 साल हमने बर्बाद कर दिए, इसकी जगह हमारा बच्चा जो कुछ और करता तो बेटर हो जाता। तो वो मतलब कि वो जो है एक बर्डन बढ़ जाता है लाइफ में। तो उस चीज़ पे ध्यान रखते हुए ये एग्जिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है NEP 2020 में, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और थोड़ा सा हम टाइमलाइन देख लेते हैं, कब क्या 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 हुआ, ठीक है, क्या क्या होगा। तो 2021-22 में 2 चीज़ें हुई। एक हुआ फॉर्मुलेशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसका गठन इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और साथ साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन को भी फोकस किया गया कि भाई टीचर जो मतलब कि आप क्या बोलते हैं, टीचर भी जो है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कोई जो है एग्जाम क्लियर करके टीचर बन गया तो उसके लिए भी मॉड्यूल्स तैयार किए जाएंगे, उसको भी बताया जाएगा कि बच्चों को आपको ऐसे पढ़ाना है, ठीक है। तो वो फ्रेमवर्क भी उसके लिए तैयार किया गया। ये कब हुआ? 2021-22 में हुआ। 2022-23 में जो है NPST का गठन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, जो क्या है? इट इज अ कॉमन गाइडिंग सेट फॉर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ठीक है। टीचर्स प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन दी असेसमेंट सिस्टम। असेसमेंट सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताता है। तो उस चीज के लिए स्पेशली जो है NPST का इंट्रोडक्शन किया गया 2022-23 में, ठीक है। उसके बाद 2023-24 में कुछ नहीं है, 2024-25 में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। 2025-26 में इसी साल जो है आपको ध्यान रखना है, अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3, ठीक है। बच्चों को जो है नंबर्स अल्फाबेट्स ग्रेड 3 तक जितने भी लर्नर्स हैं प्राइमरी स्कूल्स हैं वो सब जो है उनको यूनिवर्सली जो है सिखाया जाएगा, यूनिवर्सली जो है उनको मतलब कि यूनिवर्सली कहने का मतलब क्या, हर सभी स्कूलों में, सभी प्राइमरी स्कूलों में जो है बच्चों को जो है न्यूमरेसी और लिटरेसी दोनों पर फोकस करके उनकी जो है ग्रोथ करवाई जाएगी। स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज थ्रू मैकेनिज्म टू प्रोवाइड to group or rationalize schools such as school complexes। स्कूल जो स्टेट और यूटी जो यूटी गवर्नमेंट जो है, यूनियन टेरिटरीज वाली जो गवर्नमेंट है, वो हर स्कूल में उनको प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो देगी, ठीक है। एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर्स एक्सपोज टू वोकेशनल एजुकेशन इन दिस स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ये परसेंटेज याद रखना बहुत जरूरी है कि 50% से ज़्यादा या उस मतलब उसके बराबर उन बच्चों पे को जो है वोकेशनल एजुकेशन से वो कराया जाएगा, क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको मीनिंग समझाया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। और 2029-30 तक जो है हमने सोचा है कि हम जो है यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर पे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वालिटी शब्द इंपॉर्टेंट है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर में भी हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। टीचर एजुकेशन विद ग्रेजुअली बी मूव्ड इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विथ मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 ईयर BEd। यहाँ पे टीचर क्वालिफिकेशन की बात की है। और सेकंड चीज पढ़िए, ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स शैल बी in force and all TEIs will be converted into multidisciplinary institute। ये 2030-29 तक हमने सोचा है, प्री प्लान मतलब पहले से प्री प्लान कर रखा है। और 2040 में जो है ऐसा कहा गया है कि पॉलिसी विल बी फुल्ली ऑपरेशनल, जहां पे जो है एक बार फिर से जो है रिव्यू लिया जाएगा कि हमने अब तक कितना अचीव किया है। तो ये टाइमलाइन है NEP 2020 की कि 2020 से 2040 के बीच में हमने किन किन चीज़ों पर हमें फोकस रहेगा, क्या क्या चीज़ हम करेंगे।
तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया उन सब पे आपको ध्यान देना है, और साथ साथ फुल फॉर्म याद रखनी है। जैसे NCFSC की है फॉर्मूल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, और NPST की है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देने हैं। आगे आएंगे तो हम थोड़े से जो है की फीचर्स, की प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान देंगे जो NEP 2020 में इंक्लूडेड है। हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, लोकल कंटेक्स्ट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल करिकुलम, पेडागॉजी एंड पॉलिसी। हर डाइवर्सिटी, हर तरह के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी भी ट्राइब से बिलोंग करते हो, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, सबकी रिस्पेक्ट की जाएगी। ये हमने देखा है कि जब जो है लैंग्वेज बैरियर्स को हटा दिया गया और बोला गया कि जो टीचिंग है वो लोकल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड की जाएगी, सिलेबस जो है वो लोकल लैंग्वेज में भी दिया जाएगा। तो ये क्या है, यही है कि हम जो है हर भाषा के लोगों को सम्मान करते हैं। सेकंड है इक्विटी एंड इंक्लूजन। इसका मतलब क्या है, टू बिकम द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजंस। ठीक है, फिर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अपलिफ्टिंग फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हम डिस्कशन वगैरह जो होती है करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन, इन सब पे हमने फोकस किया है कि बच्चे जो हैं जब रियल लाइफ में जाएं तो उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग, उनकी कम्युनिकेशन करने की क्षमता, सब चीज़ जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लीडरशिप क्वालिटीज, सब कुछ ऑलरेडी एनहांस हो। साथ साथ फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT बोलते हैं, उसका यूज़ किया गया टीचिंग में, कि हम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को और अच्छे तरीके से समझाएं, है ना, जिससे क्या है एक हेल्प होगी, वो है रिमूव लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स हट जाएगा। ठीक है, ये बहुत होगा। ये कैसे होगा, आप देखेंगे कि जैसे आप YouTube चलाते हैं, YouTube में कोई वीडियो अगर हिंदी भाषा में है तो उसका सबटाइटल्स हम इंग्लिश में देख सकते हैं, या फिर आजकल जो है वॉइस कन्वर्जन भी आ रहा है कि हम जो है उसी वीडियो को हम इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। तो ये चीज़ भी है। ये क्या है, ये बैरियर हटा रही है आप, मतलब कि हर क्षेत्र के लोग जो हैं वो सेम वीडियो देख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। फिफ्थ है एम्फेसाइज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग फॉर एग्जाम विथ नो रूट लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है। हम जो है रट्टा मार पढ़ाई को पे जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तभी वो करे। ऐसा नहीं है कि आप भाई रट लो, ये आएगा पढ़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ है यूनिक कैपेबिलिटीज, रिकॉग्नाइजिंग टेपिंग देम इन ईच स्टूडेंट। हर एक बच्चे की अपनी खासियत होती है, हर बच्चा यूनिक होता है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। तो सब चीज़ पे हमने इसमें ध्यान दिया है। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको मैं बताने की जरूरत नहीं समझता। कंटिन्यूस रिव्यू, ये है फीडबैक सिस्टम। रेगुलर असेसमेंट होंगे, रेगुलर फीडबैक होगा, रेगुलर रिपोर्ट कार्ड आपके स्टूडेंट के साथ और टीचर्स के साथ डिस्कस किए जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि बच्चा जो है इस सब्जेक्ट में वीक है, इस एरिया में वीक है। फिर उस एरिया पे जो है टीचर टारगेट करेगी और बच्चे को जो है ग्रोथ करवाएगी। ठीक है, तो ये कुछ NEP के जो है की पॉइंट्स थे। उसके बाद क्या क्या इंक्लूडेड है, टीचिंग प्रोसेस कैसा है वो आप देख लीजिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। एक्सपेरिमेंट के थ्रू, या फिर जैसे मान लो कि बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चों को जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले म्यूजियम पे ले जाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि पुराने ज़माने में जो है लोग इस तरह की सील, इस तरह के कॉइन यूज़ करते थे, इस तरह के कपड़े पहनते थे। तो उससे क्या वो देख के सीखेंगे, समझ रहे हो। दैट इज एक्सपेरियंशियल लर्निंग, फोकस ऑन एक्सपेरियंशियल इंक्वायरी एंड डिस्कवरी बेस्ड टीचिंग मेथड्स। इंटीग्रेटेड पैडागॉजी का मतलब है आर्ट्स, स्पोर्ट्स, पोस्ट स्टोरी टेलिंग एंड ICT इंटीग्रेटेड पैडागॉजी। ठीक है, ये जो है लर्निंग को इजी बनाता है, सिंपल बनाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या है कि
इसका मतलब है बच्चों को जो है गाइड किया जाएगा, ठीक है। सुपरविजन ऑफ टीचर के अंडर जो है बच्चों को वॉलंटरली सिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ जैसे बोला गया कि भाई जो है कौन कौन से बच्चे जो है साइंस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो उन बच्चों को जो है सिखाया जाएगा, उनको बच्चों को जो है उस फील्ड में और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, एक स्पेसिफिकली टीचर के अंदर जो है उसको गाइड किया जाएगा। दैट इज पीयर ट्यूटरिंग। इक्वल वेटेज, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया, इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ चूजिंग अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टू बी प्रोवाइडेड, मतलब अब जो है कोई भी सब्जेक्ट चूज करने का आपके पास ऑप्शन है। पहले ऐसा होता था ना कि साइंस वाले ही हैं जो कंप्यूटर ले सकते हैं, अब जो है कॉमर्स वाले भी कंप्यूटर ले सकते हैं, समझ लो, अब अपने हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो है आर्ट्स वाले ही फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, अब साइंस वाले भी फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। तो मतलब कि हर सब्जेक्ट जो है आप किसी भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट जो है वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम दिया गया है। बैगलेस डेज, मतलब कि अब जरूरी नहीं है कि बैग लेके ही बैग में सब किताबें भर के बोझा लगा के आप जो है स्कूल जाएं। इस चीज़ से आपको जो है मुफ्त क्या बोलते हैं, मुफ्त नहीं बोलता, फ्री कर दिया गया है, ठीक है। यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैं बता चुका हूँ, आईसीटी का उपयोग किया जाएगा 6 से 12 क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से नजर घुमा लीजिए। पहली है फाउंडेशन स्टेज, फिर है प्रिपरेटरी स्टेज, फिर है मिडिल स्टेज, फिर है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। 5+3+3+4 वाला जो स्ट्रक्चर है जिसने रिप्लेस किया है किसको, 10+2 वाले सिस्टम को। बस ये चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं एनईपी के क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं आपको बहुत ब्रीफ में मेन चीज आपको समझा चुका हूं, तो अब जो है हम जो है क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन पूछता है, इन द न्यू नेशनल एजुकेशन ड्राफ्ट द पीरियड फॉर फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज का पीरियड कितना है। तो आपको पता है 5 साल है ना, जिसमें मतलब कि 3 से 8 क्लास के बच्चों ईयर्स के बच्चे हैं इसमें। इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 मैंने बताया था, ठीक है। ये फाउंडेशन 1 3 साल का है, जिसमें मतलब कि है प्री स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, प्री स्कूल्स, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, और ये है आपका 2 साल का, जिसमें क्लास 1 क्लास 2 आ जाएंगे, और ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। तो ये है आपका फाउंडेशन स्टेज। आप देख सकते हैं ये टीजीटी मैथ्स में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे आते हैं, इन दी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट द पीरियड ऑफ मिडिल, और जिसको हम अपर प्राइमरी एजुकेशन भी बोलते हैं, मतलब कि क्लास 6 से 8 वाली जो एजुकेशन है उसमें न्यू एनईपी जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत कितना पीरियड है। तो आपको पता है 5-3-3-4, तो यानी कि 3 इयर्स वाला जो है अपर प्राइमरी पीरियड होगा, ठीक है। ये चीज याद होगी। आगे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, कि एक स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल भी तैयार किया गया है। इट इज़ फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, क्लास 1 के बच्चों के लिए है। इट इज़ ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात भी सही है, 3 मंथ का इसका ड्यूरेशन होगा। इट विल बी डेवलप्ड ऑन अ सेंट्रल मोड ओनली बाय एनसीईआरटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सेंट्रल मोड पे नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे ए और बी। ये बात सही है, एनसीईआरटी द्वारा डेवलप है, लेकिन ये बात गलत है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सेंट्रल मोड पे ये डेवलप किया गया है, ठीक है। और थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है ये स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, जिसको हम विद्या परावेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्या परावेश। 3 मंथ प्लेस बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है ये, ठीक है, जो लॉन्च हुआ था 29 जुलाई 2021 पे फॉर चिल्ड्रन एंटरिंग ग्रेड 1 या फिर क्लास 1 के बच्चों के लिए, ठीक है। टू फैमिलराइज चिल्ड्रन विद दी स्कूल रूटीन, बच्चों को स्कूल के रूटीन से अवगत कराया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा कि वो जो है 3rd या 4th क्लास में जाने के लिए रेडी हो। टू इंट्रोड्यूस
प्री लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, उनको जोड़ना घटाना प्लस माइनस जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो है उनको इंट्रोड्यूस की जाएंगी ताकि उनको जो है थर्ड क्लास में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, साथ साथ उनको फिजिकल एजुकेशन, फिजिकली जो है उनकी स्ट्रेंथ को अच्छा इंप्रूव किया जाएगा, जिससे जो है उनको मतलब कैसे होगा, प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस इन चिल्ड्रन बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि भाई जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना अच्छी बात है, ये आपकी बॉडी को तंदुरुस्ती देती है। कुरकुरे खाना सही बात नहीं है, ज़्यादा मीठा खाने से दिमाग दांत में कीड़े लग जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, मॉरल वैल्यूज हैं जो हम सिखा रहे हैं, किस लिए, ताकि हम बच्चों की हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट कर सकें। तो ये सब जो है विद्या प्रवेश के अंदर सिखाया जाएगा। विद्या प्रवेश यानी कि स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, मैं यहां लिख देता हूं यहाँ पे, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, जिसका हिंदी नाम है क्या, विद्या प्रवेश। ठीक, याद रहेगा। ओके, अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। भारत की लैंग्वेजेस, भाषाओं के लिए जो प्रोजेक्ट आया है एज पर NEP 2020, उसके बारे में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इट विल बी फॉर ग्रेड 6 से 8th। ठीक है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ असेसमेंट। तो देखो यहीं पे देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 6 से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन इट विल बी अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, ये गलत है भाई। लैंग्वेज जो है वो, ये गलत है, सॉरी, लैंग्वेज जो है वो असेसमेंट का पास नहीं होगा, मतलब पेपर में जो है लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो, पहली बात सही है, दूसरी बात गलत होगी। तो बी आपका गलत हो गया, बी गलत हो गया और बी गलत हो गया, यानी कि अब 2 बचे ही है। ठीक है, तो अब दोनों में तो सी तो सही है और ए हमने बता ही दिया कि सही है, तो जाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी क्या बोलता है, इन दिस द स्टूडेंट विल लर्न टू से कॉमनली स्पोकन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन एवरी मेजर लैंग्वेज। इससे क्या है, लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा जब आप कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट जगह के लोग आते हैं, तो जो साउथ इंडियन होते हैं उनसे आपको बोलने में मतलब दिक्कत होती है, उनसे कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है और वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ रहे। तो इस बैरियर को हटाया गया है और बोला गया है कि हर बच्चे को जो है फ्रेजेस और सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे मेजर मेजर जो लैंग्वेजेस हैं, जिससे जो है ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और असेसमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि जो लैंग्वेजेस हैं वो ना तो असेसमेंट का पार्ट रहेंगी, ना वो किसी ग्रेड के लिए लिमिटेड है, बिकॉज असेसमेंट जो है वो फोकस करता है इवैल्यूएटिव डेवलपमेंट में, वहीं जो NEP 2020 है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन में फोकस करता है। समझ रहे हैं आप, ये इवैल्यूएशन पे ज़्यादा उसका फोकस नहीं है, मेन फोकस उसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे है और पार्टिसिपेटरी लर्निंग पे है। ठीक है, और थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं मीडियम ऑफ लैंग्वेज के बारे में, मल्टीलिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू या फिर अप टिल ग्रेड 5 क्लास 5 एंड प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी होम लैंग्वेज, मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब लैंग्वेज को बराबर दर्जा दिया गया, ये पॉइंट जो है, ये कथन जो है बताता है। द लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन टू बी टेकन बाय एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट इसमें भाग लेगा। 3 भाषाएं जो हैं वो सिखाई जाएंगी हर स्टेट के द्वारा, और वो डिसाइड कौन करेगा, वो स्टेट ही डिसाइड करेगा। एक तो देखो, एक तो लोकल लैंग्वेज होगी, एक वहाँ की जो है कॉमन लैंग्वेज जिसमें सब लोग कम्युनिकेशन कर सकें, है ना, और क्लासिकल लैंग्वेज भी इंक्लूडेड रहेंगी। पर क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो ऑप्शन के थ्रू जो है अवेलेबल रहेंगी, मतलब कि अगर कोई वैदिक वेद पढ़ना चाहता है तो वो संस्कृत सीख सकता है, ये उसके ऊपर है। स्कूल फोर्स नहीं करेगा कि भाई तुमको संस्कृत सीखनी ही सीखनी है, नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो एज अ ऑप्शन अवेलेबल है हर स्कूल में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये पॉइंट्स भी आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, और साथ साथ
मल्टी लिंग्विज्म का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि सभी इंडियन लैंग्वेजेस को जो है प्रमोट करना है। ठीक है, इसी का एक इनिशिएटिव है लैंग्वेज ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, ये भी चीज़ भी आप समझ गए होंगे, जो एम करता है कि स्टूडेंट जो हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से, मैं शब्द लिख देता हूँ यहाँ पे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से फेमिलियर हो जाएं, डाइवर्सिटी से फेमिलियर हो जाएं, उनको समझ में आए कि भाई एक हर इंडिया में जो है कल्चर कैसा है और वो उसकी रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें डिफरेंट लैंग्वेज की, हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करें। लिख देता हूं मैं, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस चीज को जो है लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ावा देता है और इससे लैंग्वेज बैरियर भी खत्म हो जाएगा, हर बच्चे जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, हर जोन के बच्चे। दैट इज द मेन फोकस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनईपी 2020। एनईपी 2020 के ऊपर कौन सी बात सही है? इट इज द फर्स्ट पॉलिसी विच टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट इन एडिशन टू मिड डे मील नेशनली। बिल्कुल सही बात है, ये पहली पॉलिसी है जो कि ब्रेकफास्ट देने की भी बात करता है। मिड डे मील तो मिलेगा, साथ साथ ब्रेकफास्ट देने की भी बात करता है। इट मॉडिफाइज एंड रीस्ट्रक्चर द स्कूल एजुकेशन इन 5+3+3+4 सिस्टम। ये भी बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा 10+2 जो सिस्टम है उसको उसने खत्म कर दिया। इट फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ संस्कृत ओवर द अदर इंडियन लैंग्वेज। ये जो है संस्कृत मतलब बाकी भारतीय भाषाओं के ऊपर जो है संस्कृत को ज़्यादा फोकस करती है। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि संस्कृत क्या है, हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, मानते हैं ये बात। और क्लासिकल लैंग्वेज जो है लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर जो है ऑप्शंस के थ्रू अवेलेबल है, मतलब कि बच्चे के ऊपर है कि वो पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है। समझ लो, ये कोई स्कूल तय नहीं कर सकता कि भाई आपको संस्कृत जो है पढ़ानी ही पढ़ानी है, कंपलसरी। ये स्कूल तय नहीं कर सकता, ये बच्चे के ऊपर है कि बच्चे को संस्कृत सीखनी है या नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो आपका ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके सही हो जाएंगे। ओके, ठीक है, आते हैं 14 पे। 14 क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज बीन प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020 फॉर प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ रीडिंग अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एनईपी एक और कॉन्सेप्ट का प्रमोशन करता है, यानी कि वो एक रीडिंग कल्चर का भी जो है प्रमोशन करता है। रीडिंग कल्चर क्या है कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, उनकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो, जिससे जो है बच्चों की वोकैबुलरी, उनकी कम्युनिकेशंस, उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन, सब चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो। इसलिए जो है रीडिंग कल्चर को एनईपी 2020 प्रमोट करता है। और उसके लिए क्या क्या किया है वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है डेवलपमेंट ऑफ इंजॉयबल एंड इंस्पिरेशन बुक ओनली इन हिंदी लैंग्वेज। तो भाई सिर्फ और हिंदी लैंग्वेज की बात तो हमने करी नहीं है, मैंने आपको बताया है कि सारी लैंग्वेजेस में जो है पढ़ाया जाएगा। 3 लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट रहेंगी, हर एक स्टेट की वजह के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो ए गलत हो गया आपका, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया। समझ रहे हैं? तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरीज बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी बिल्कुल सही बात है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी ये भी बिल्कुल सही बात है। ये तीनों चीजें जो हैं वो डेवलप की गई हैं एनईपी 2020 के द्वारा टू प्रमोट रीडिंग कल्चर। ठीक है, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं किस तरह से और प्रमोशन किया गया है। उससे पहले यहाँ पे जगह है, हाँ मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि रीडिंग कल्चर का प्रमोशन करता है, लेकिन मैं क्यों करता है ये भी मैं समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और इसको डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं रीडिंग कल्चर के प्रमोशन की बात थोड़ी सी और मैं चर्चित करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या क्या फायदा होगा? पहली चीज तो क्या है, पढ़ने से, आपको पता है किताबें पढ़ने से जो है एक तो लिटरेसी बढ़ती है देश की, लोग जो है शिक्षित होते हैं। सेकंड, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है। ठीक है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती है कि इस अगर ये सिचुएशन आ जाए तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, कौन सी चीज़ जो है करनी है, कौन सी नहीं करनी है। साथ साथ एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी हैबिट हमारी क्रिएट होती है। हम जो है हर चीज़ से सीखने के लिए जो है हमेशा जो है एंथुजियास्टिक रहते हैं। इसीलिए इसीलिए NEP 2020 जो है प्रोवाइड करता है एक्सेस टू डाइवर्स रीडिंग मटेरियल बोथ फिजिकली एंड डिजिटली। तो डिजिटली का एग्जांपल है आपकी डिजिटल लाइब्रेरीज और फिजिकली का एग्जांपल है पब्लिक एंड स्कूल लाइब्रेरीज। समझ रहे हैं? तो दोनों तरह से फिजिकली और डिजिटली दोनों तरह के मटेरियल्स जो है रीडिंग मटेरियल्स वो अवेलेबल कराता है NEP 2020। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब आते हैं जो हम ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की जो मैं बात कर रहा हूं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्लूजन एंड एक्सेस। इट एनहांसेस एजुकेशनल एक्सेस टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स इंक्लूडिंग दी दिव्यांग स्टूडेंट। ठीक है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स क्या हैं? जैसे कि ST हो गए, SC हो गए, आपके ट्राइबल लोग हो गए, जहां पे जो है एजुकेशन जो है जहां पे जो है सर्विसेज नहीं है, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही बड़ी मतलब कामयाबी बोलूँगा मैं NEP 2020 की, जो है इन लोगों को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सेकंड है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स। तो ये जो है ब्लेंडेड लर्निंग मतलब कि आपको फिजिकली बुक्स भी मिल रही हैं, साथ साथ ऑनलाइन वीडियोस भी मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर साइंस में है तो आपको किट भी मिल रही है साइंस की, उससे भी आप सीख रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, मतलब कि सब कुछ करके एग्जाम्पल के थ्रू समझना हर चीज जो है, ये सब क्या है, ये मिक्स कर रखी है। तो दिस इज ब्लेंडेड लर्निंग, जिससे जो है बच्चों की सोचने की शक्ति जो है वो और बढ़ती है, बच्चों के अंदर जो है क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कि जैसे हम भाग के आते हैं, पसीने में आते हैं, पंखे के नीचे बैठते तो एकदम से हमें जो है ठंडी का आभास होता है, जैसे हमने मेंटोस खाई होती है। वो क्यों है? तो वो ये सब क्या है, क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे कि मतलब कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको आंसर पता हो तो बताना। ठीक है, जैसे जो जानवर होते हैं, आपने एक चीज नोटिस करी है कि नहीं करी है, मैं आपसे पूछता हूं कि हर जानवर के पास जो है पूंछ होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो इत्तू सी हो चाहे बहुत बड़ी हो। आप मुझे बताइए कि जानवर के लिए पूंछ का क्या इस्तेमाल है? ये मत बोल देना कि भाई पीछे मक्खी बैठी है तो मक्खी भगाने के लिए। अगर छोटी सी पूंछ है तो उससे थोड़ी मक्खी भगा लेंगे। समझ रहे हो? तो मुझे प्रैक्टिकल बताइए आप, अगर आपने पढ़ी होगी तो आप मुझे बताइए कि जानवरों में पूंछ का क्या उपयोग होता है। क्या जानवर जो है पूंछ के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल रिपोजिटरी या डिसमिनेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए गए हैं, जैसे कि स्वयं एक प्लेटफॉर्म है आपका, जहाँ पर जो है बच्चों को जो है ऑनलाइन एजुकेशन मुफ्त में दी जाती है। ठीक है, पायलट स्टडीज, सीरीज ऑफ पायलट स्टडीज, जिसको हम वो बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप बोल सकते हैं, वो सब भी हो रही हैं, जिससे बच्चों को जो है वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है। रोबोटिक्स हो गया, AI हो गया, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा, कुछ बच्चों को मज़ा आएगा, कुछ बच्चे जो है उसको ज्वाइन करना चाहेंगे, वो सब्जेक्ट आगे पढ़ना चाहेंगे, कुछ बच्चे नहीं करना चाहेंगे। समझ रहे हो? तो एक ऑप्शन दे रहा है हम लोग को, पायलट स्टडीज़ क्या कर रही है, एक ऑप्शन दे रही है। ठीक है, उसके बाद लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि दीक्षा हो गया, स्वयं हो गया, ये सब तो मैंने ऑलरेडी बता चुके हूँ। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब क्या है, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, जो NEP 2020 के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसका थीम आप बोलो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर NEP 2020? तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है कौन सा कथन जो है सही है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में? तो ये एक बॉडी बनाई गई थी, आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सी बात सही है। इट इज अपेक्स स्टेट लेवल बॉडी इन स्कूल एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है।
इट विल बी इन्वॉल्व इन प्रोविजन एंड ऑपरेशन ऑफ स्कूल्स। ये चीज गलत होगी भाई। स्कूल कैसे काम करते हैं, आज स्कूल में क्या हुआ, आज स्कूल में कितना पढ़ाया, इससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है, सेट स्टैंडर्ड। ठीक है, डिजाइन्स प्रोग्राम एंड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, बट वो स्कूल के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये चीज आपको समझनी है। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट ऑफ द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। ये बिल्कुल सही बात है। वो मॉनिटर करता है, ध्यान देता है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, पॉलिसी बनाता है इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन वो हर दिन स्कूल में क्या चल रहा है इस पर कोई मतलब नहीं है उसको। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन आंसर ए और सी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब हम बात करेंगे एनईपी के कुछ फीचर्स की। हम अब जो है समराइज करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं जो आपको फीचर्स जो है लास्ट में करवा देता हूं कि कुछ फीचर्स जो है इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जिससे जो है आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इसका। तो पहला फीचर है प्रिपरेशन फॉर स्कूलिंग एंड एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल, जिसको मैंने बताया था कि ECC का जो है गठन हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म आपको पता है। ठीक है, जो बोलता है कि इट विल अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल एजुकेशन बाय 2030। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है कितना 2030 तक 100% हो जाएगा, ऐसा उसका टारगेट है। और इसने प्रिपरेटरी क्लासेस, जिसको हम बाल वाटिका भी बोलते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस कर रही हैं 5 से 6 क्लास के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में। ये आपको बता चुका हूँ। स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल भी तैयार किया गया है क्लास 1 के लिए, 3 मंथ का होगा ये, जिसमें बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा। नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन भी लाया गया है, और बाल भवंस ये भी तैयार किए गए हैं। ठीक है, सेकंड है आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत लैग करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो उस चीज़ पर ध्यान दिया गया है। प्रॉपर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रिसोर्सेज मिलेंगे, और SEZ जिसको हम स्कूल स्पेशल एजुकेशन जोन्स बोलते हैं, वो सेटअप किए गए हैं या कन्वर्ट किए गए हैं। ठीक है, और सामाजिक चेतना केंद्र ये भी गठन किए गए हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर्स फॉर रिसोर्स शेयरिंग ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है। थर्ड है आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, प्रमोट किया गया है। ठीक है, और क्या बोलता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, नो हार्ड सेपरेशन ऑफ करिकुलर एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर आर्ट्स एंड साइंस स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल क्राफ्ट्स। कोई भी भेदभाव नहीं होगा करिकुलर में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, को करिकुलर में, आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में, स्पोर्ट्स में, वोकेशनल में, किसी में कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर है। ठीक है, इनोवेटिव पेडागॉजीज टू बी एक्सप्लोर्ड सच एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड लर्निंग मेथड्स, इन पर ध्यान दिया गया है। बुक प्रमोशन पॉलिसी और डिजिटल लाइब्रेरीज स्टैब्लिश की गई हैं, आपको बताया है। रिपोर्ट कार्ड, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा, जो बच्चे और टीचर्स दोनों के साथ जो है डिस्कस किया जाएगा, जिसमें फोकस होगा बच्चों के वीक एरियाज का और उन पे ध्यान दिया जाएगा। साथ में नो बैक पॉलिसी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम प्राइमरी ग्रेड्स एंड 10 days इंटर्नशिप विथ लोकल ट्रेड क्राफ्टमैन फॉर ग्रेड 6 to 8 ये लाया गया है। साथ में नो बैक्स, मतलब ये तो मैं यहाँ से बोल दिया, एक नो बैक पॉलिसी भी है। बच्चों के ऊपर बर्डन कम करने के लिए बैग का लाना अनिवार्य नहीं है, वो चीज़ है। एक लोक विद्या, लोकल आर्टिस्ट को स्कूल में मेंटर्स रखे जाएंगे, मास्टर रखे जाएंगे, ताकि जो लोकल विद्या है उनका प्रमोशन किया जाए। ठीक है, जैसे बच्चे जो है, जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई लोकल है जो फ्लूट बहुत अच्छा बताता है, बांसुरी बहुत अच्छा बताता है, तो उसको रखा जाएगा टेम्प्रेरी बेसिस पे, बच्चों को सिखाया जाएगा, जो इंटरेस्टेड होंगे म्यूजिक में उनको सिखाया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है।
डिफरेंट एरियाज में बच्चों का इंप्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, फोर्थ फीचर पे आते हैं, दैट इज इंक्लूसिविटी। ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड दिया जाएगा, KGBV अप टू क्लास 12, स्पेशल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन टू फोकस अपॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, NCF फॉर AE टू बी डेवलप्ड, NIOS to expand to include vocational courses for grade 3, 5 and 8। ये मैंने बता चुका, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इन दी मदर टंग लोकल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असेसमेंट होंगे, लेकिन कौन कराएगा? परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख की फुल फॉर्म है। ठीक है, नेशनल असेसमेंट सेंटर कराएगा, और यूनिवर्सिटीज के लिए एक सेंट्रल एग्जाम होगा, एक एग्जाम जिससे हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्स इन ग्रेड 3, 5, 8 इन एडिशन टू बोर्ड एग्जाम्स इन ग्रेड 10 एंड 12। बोर्ड एग्जाम मॉड्यूलर होंगे, लो स्टेक्स होंगे, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होंगे और उसकी एप्लीकेशन पे, ना कि यहाँ पे रोट लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा कि मतलब कि थ्योरी थोड़ी पूछ ली, वैसा नहीं है। ठीक है, करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क, आपको पता है 5+3+4 का फ्रेमवर्क चल रहा है, 10+2 के जो फ्रेमवर्क है उसको रिप्लेस किया गया है। रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ स्किल्स टू बी अटेंड इन ईच ग्रेड एज अ पार्ट ऑफ NCF। लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी ताकि बच्चा जो है 12th के बाद जब निकले तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करे। ICT इंटीग्रेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग मेथडोलॉजीज। ठीक है, मेथडोलॉजीज, तो ICT इंटीग्रेशन डिजिटली जो है वो भी ऐड किया गया है, टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को सिखाया जाएगा टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर स्टूडेंट्स, जिससे उनका ध्यान और लगे। ठीक है, ट्रैक किए जाएंगे स्टूडेंट्स को, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें हमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आते हैं अपने लास्ट 2 पॉइंट्स पे, एक है टीचर रिक्वायरमेंट और टीचर एजुकेशन। तो इस पे हमें ध्यान देना नहीं है, बट ये एक समझ लीजिए कि जो टीचर्स हैं वो केपेबल टीचर्स ही आएंगे NEP 2020 के द्वारा, जो कि जिनकी कुछ एलिजिबिलिटी होगी, अगर वो क्वालिफाई करेंगे तभी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा सकेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता है क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या करेगा, वो ओवरऑल मॉनिटरिंग करेगा, पॉलिसी बनाएगा, जिससे जो है ग्रोथ हो सके। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि वेरियस डिपार्टमेंट जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे जो कि इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट फॉर कंटिन्यूस ऑनलाइन फीडबैक फॉर ऑन सेल्फ डिस्क्लोजर बाय स्कूल्स। तो रैंडम जो है सैम्पलिंग की जाएगी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे होता है ना कई बार जो है, जैसे कोई इंस्पेक्शन करने आया स्कूल में, तो वही बच्चे तैयार किए जाते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे होते हैं, उनको आगे कर दिया जाता है। तो जब उनसे सवाल जवाब पूछते हैं तो जो टीम आई होती है उसको लगता है यार ये स्कूल तो बहुत अच्छा है। ये चीज़ नहीं होगी, रैंडम बच्चों को उठाया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा, तब समझा जाएगा ये जो स्कूल है वो उसमें किस तरह की पढ़ाई चल रही है। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ सोशल वर्कर्स, एलुमनी, रिटायर्ड टीचर्स एंड वॉलंटियर इन स्कूल्स, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। जो रिटायर्ड टीचर्स है उनको भी स्कूल में सहयोग देने के लिए काम चल रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग दी CABE, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, फॉर डेवलपिंग, आर्टिकुलेटिंग, इवैल्यूएटिंग and revising the vision of education on continuous basis in collaboration with MHRD, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड करस्पॉन्डिंग एपेक्स बॉडी ऑफ स्टेट। तो CABE जो है MHRD के साथ मिलकर जो है कोशिश कर रही है कि हम जो है इवैल्यूएटिंग और एजुकेशन को बार बार जो है देखते रहें, रिवाइज करते रहें कंटिन्यूस बेसिस पे, जिससे जो है इम्प्रूवमेंट नजर आए। ठीक है, और MHRD जो है वो रीडिज़ाइन हो रही है एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग फोकस बैक ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग। तो ये जो है MHRD जो है वो
MOE के नाम से जानी जाएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है, जिससे क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मतलब साउंड भी ऐसा लगता है कि भाई जो है ये सिर्फ जो है एजुकेशन के लिए बनाई गई है। तो वही चीज कॉन्सेप्ट है कि इसका मेन फोकस जो रहेगा वो एजुकेशन और लर्निंग पे रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे 8 मेन इंपॉर्टेंट फीचर हैं NEP 2020 के बारे में। इन सब के बारे में आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इस वीडियो को वापस देख लीजिए, ये सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और आपको पता है EMRS एग्जाम में NEP 2020 से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और उनको सही करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है। तो यहीं पे जो है हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे, अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इसको, और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगती हों कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, जिससे जो है बाकी बच्चे भी इससे अवगत हो सकेंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।